पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स 2.8 बिलियन डॉलर पे चली गई। 400 मिलियन डॉलर फ्रीलांसिंग से आया। जो आपकी बैकबोन है उसके लिए क्या किया। रिसेंटली हमने एक सिस्टम कतर में प्रेजेंट किया, तो आई कैन नॉट टेल यू द इमोशंस जो उस वक्त हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों के देखे। इफ आई एम डूइंग गुड they will see me as a Pakistani. If I'm doing bad, they will see me as a Pakistani. If I'm successful, they will see me as a Pakistani. If I'm a loser, they will see me as a Pakistani. If I am standing on a stage and begging for help, they will see me as Pakistani. And if I am standing on a stage and presenting the IT solution, they will see me as Pakistani. At the end of the day, we are Pakistani. Let's empower Pakistani. Assalamu alaikum. पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स 2.8 बिलियन डॉलर पे चली गई है और जिनमें से 400 मिलियन डॉलर फ्रीलांसिंग से आया। बहुत अच्छी खबर है, लेकिन चंद सवाल बनते हैं। एज ए हम्बल पाकिस्तानी एंड पार्ट ऑफ टेक कम्युनिटी, 14 साल से मैं टेक कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। चंद चीज़ों की तरफ मैं ध्यान पड़वाना चाहता हूँ, चंद चीज़ों को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। इसका मकसद क्रिटिसिज्म नहीं है, इसका मकसद बेहतरी है। और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के जहन में शायद ये बात होगी, लेकिन सबके पास फोरम नहीं होता कि वो अपने पॉइंट्स को इस तरह से शेयर कर सकें। बट जो मेरे पास एक फोरम है, मैं उसके थ्रू चंद सवालात, चंद पॉइंट्स रेज करना चाहता हूँ कि जो आईटी इंडस्ट्री हर साल बेहतरी की तरफ जा रही है, 2.8 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू दे रही है, 400 मिलियन डॉलर फ्रीलांसर से आ रहे हैं। छोटा सा सवाल है जिसका जवाब आप दे भी सकते हैं, ढूंढ भी सकते हैं और उसकी तरफ सोच भी सकते हैं कि मौजूदा बजट के अंदर हमने उन फ्रीलांसर्स को क्या दिया जिन्होंने 400 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को लाके दिए। हमने उस आईटी इंडस्ट्री के लिए क्या आसानियां पैदा की जिसने 2.8 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दिए। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर किया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है, अब इससे आगे जो सवाल है वो थोड़ा टेक्निकल है, वो हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या हमारे पास सेगमेंटेशन है, क्या हमें ये पता है कि जो 400 मिलियन डॉलर हमें फ्रीलांसर्स ने लाके दिया, वो फ्रीलांसर्स क्या बेच रहे हैं, अपनी सर्विसेज किस फील्ड के अंदर दे रहे हैं, किस फील्ड के अंदर आपको कितना रेवेन्यू आ रहा है। और यह देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो फील्ड एआई रिप्लेस करने जा रहा है, क्योंकि 70 से 80% ऐसी डोमेन्स हैं जिसमें हमारे बच्चे सर्विसेज दे के पैसा ला रहे हैं, बट नियर फ्यूचर एआई उसको रिप्लेस करने जा रहा है। क्या हम उसके लिए कोई स्ट्रेटेजिकल इकदाम कर रहे हैं? क्या हम आईटी के लिए कोई स्ट्रेटेजिकल अगले 10 साल के लिहाज से कोई हमारा एजेंडा, हम इकदाम कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमारे पास कैटेगराइजेशन नहीं है, सेगमेंटेशन नहीं है और हमारे पास हर निश के लिए अलग से एक प्लान नहीं है, एक एम्पावरमेंट का प्रोसेस नहीं है, तो क्या हम ये सोच रहे हैं कि जो पिछले चंद सालों में हुआ, जो इस साल हुआ, अगले साल भी वैसा ही होगा, उससे अगले साल बेहतर होगा, उससे अगले साल उससे बेहतर होगा? जैक मा की एक फेमस सेइंग है कि फिक्स द रूफ व्हाइल द सन इज स्टिल शाइनिंग। इसका मतलब ये है कि जब हालात अच्छे हों तो उस वक्त ही तैयारी कर लें, बुरे वक्त का वेट मत करें। अगर आज आपको आईटी इंडस्ट्री 2.8 बिलियन ला के दे रही है, जो कि अगर हम हमसाया मुबालिक के साथ कंपेयर करें तो बहुत बड़ा फ़र्क है, हम बहुत पीछे हैं, बट स्टिल एक अच्छा फिगर है, तो डू वी हैव एनी प्लान? हम उन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं जो आज तो पैसे कमा रहे हैं, $100, $200, $400, वो आज तो सर्विसेज दे के कमा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जब वो काम एआई कर रहा होगा तो वो बच्चे क्या करेंगे? हम उन बच्चों को अल्टरनेटिव स्किल्स जो प्रोवाइड करना है उसके लिए कितना प्रिपेयर कर रहे हैं? उस प्रिपरेशन में जितना बजट चाहिए होगा वो किसने एलोकेट किया, कितना एलोकेट हुआ है? क्या हमें इवन ये पता भी है कि कितने सेगमेंटेशन हैं जो एआई रिप्लेस कर रहा है? अगर हमें ये पता है तो उसका अल्टरनेटिव प्लान क्या है? अगर उसका अल्टरनेटिव प्लान है तो उसका बजट क्या है? अगर उसका बजट है तो उसका टारगेट क्या है? किसी भी मुल्क ने आईटी में अगर तरक्की करनी है
तो मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में दुनिया घूमने के बाद, इतने ममालिक में काम करने के बाद, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको अगले 10-20 साल का एक टेंजिबल क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्लान करना होगा। आपको बैठना होगा आईटी प्रोफेशनल्स के साथ। ये जो बच्चे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं हमारे ही बच्चे हैं, इनके मुस्तकबिल की फिक्र हमें ही होगी। हमें 5 साल से आगे जाके सोचना होगा। 5 साल के टेन्योर तक हमें नहीं सोचना, हमें 10 साल 20 साल का टेंजिबल कैलकुलेट होने वाला प्लान बनाना है, उसको बजट एलोकेट करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारा एक माइंडसेट बन गया है कि जहां से आपको फायदा हो रहा है वहां से पैसे लेके कहीं ऐसी जगह लगा दो जहां पे आपको आउटपुट का पता भी नहीं है। एक्चुअली जो कौमें तरक्की करती हैं वो पहले अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करती हैं, फिर उन स्ट्रेंथ्स पे इन्वेस्ट करती हैं और फिर उसको स्केल करती हैं। चाइना की एग्जांपल हमारे सामने है कि चाइना को अपनी स्ट्रेंथ का पता है, गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेंथ को समझती है, वो उन लोगों को बैक करती है, वो उन लोगों के लिए स्ट्रेटेजीज बनाती है, वो उन लोगों को एम्पावर करती है, उनके लिए आसानियां पैदा करती है। हमारा फ्रीलांसर अगर $200 कमाता है तो उसको $200 ही पूरे नहीं मिलते। हमारे फ्रीलांसर्स के पास एक रिलायबल मैकेनिज्म नहीं है कि वो पैसे अपने अकाउंट तक ला सके जब तक कि वो एक कंपनी ना बन जाए। जब आप एक कंपनी बन जाते हैं तो उसके लिए हर बंदा आप कंपनी नहीं बना सकता। तो कंपनी बनने के बाद आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं, लेकिन फ्रीलांसर्स के पास वो नहीं है। पैसे लाने का मैकेनिज्म से ज्यादा बड़ा जो अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो एआई जिस सेगमेंट में बच्चों को बेरोजगार करने जा रहा है उस सेगमेंट का अल्टरनेटिव क्या है। मैं इंटेंशनली उन सेगमेंट्स के नाम नहीं ले रहा। उसकी वजह यह है कि हमारे बच्चों को अगर ये बता दो कि ये जो आप काम कर रहे हो ये 5 साल बाद खत्म हो जाएगा तो वो उस काम को अभी छोड़ देंगे। ठीक है, 5 years डाउन द रोड, 2 years डाउन द रोड, 3 years डाउन द रोड आप कर रहे हो, आपका किचन चल रहा है, ये लाख दर्जे बेहतर है क्राइम के रास्ते से, ये लाख दर्जे बेहतर है झूठ बोलने से, ये लाख दर्जे बेहतर है भीख मांगने से। कम से कम काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके मसाइल कितने हैं, वो रो किस कदर रहे हैं, इंडस्ट्री में इस वक्त कितने स्कैम चल रहे हैं, हम उन सबको आइडेंटिफाई करते, हम बजट एलोकेशन में बताते कि हम इस निश को इस तरह से रिप्लेस करने जा रहे हैं, हम ये सेंटर्स कायम करने जा रहे हैं, हमारे ये ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स होंगे, हमारी साल बाद ये आउटपुट निकलेगी, 5 साल बाद ये आउटपुट निकलेगी, वो आउटपुट यहाँ कंज्यूम होगी। ये तो बहुत बेसिक मसाइल है। अब हम आ जाते हैं एक ऐसे मसले पे जिसके बारे में तो मैंने कभी कहीं बात होते हुए सुनी नहीं। हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं सर्विस प्रोवाइडर, एज ए सर्विस प्रोवाइडर। हम लोग इनोवेशन में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। और अगर कोई मुल्क इनोवेशन में स्ट्रॉन्ग होना चाहता है तो इनोवेशन का ताल्लुक सिर्फ एक माइंड से नहीं होता। इनोवेशन को रियल लाइफ में लाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, एक इकोसिस्टम चाहिए होता है। सिलिकॉन वैली की एग्जांपल हमारे सामने है। दुनिया हमारे इनोवेटर्स को पुल कर रही है, उनको फैसिलिटेट कर रही है, उनको अट्रैक्ट कर रही है, उनको पैकेजेस दे रही है और उठा रही है। एज ए कंट्री यू कैन नॉट रिलाई ऑन सर्विसेज इंडस्ट्री, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तरह से गेम बदल रही है, आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आपकी इनोवेशन होना बहुत जरूरी है। सर्विस प्रोवाइडर एक हद तक स्केल कर सकता है, ग्रो कर सकता है, लेकिन इनोवेशन जो है वो आपकी तकदीर बदल सकती है। अगर आपके पास 1 लाख सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपके पास सिर्फ 10 इनोवेटर्स हैं, वो 10 इनोवेटर्स आपके 1 लाख सर्विस प्रोवाइडर जितना बेनिफिट दे सकते हैं आपको। शायद ये फिगर मैं बड़ा मिनिमलिस्टिक लेवल पे आपको जाके बता रहा हूं। आर वी मेकिंग इनोवेटर्स? Are we encouraging innovation? Do we have any facilitation system? Do we have any budget allocation? I'm not a budget analyst or expert, बल्कि मैं इस पर बात भी नहीं करना चाहता. But again, being a humble Pakistani, being a proud Pakistani, being a member of this tech industry, क्योंकि मैं जहां आज हूं, मैं जो कुछ भी हूं इस मुल्क से वजह से हूं, इस मुल्क ने मुझे ये सब कुछ दिया है. But
जिस जिस फील्ड में मैं हूँ और जिस फोरम पे मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझ तक फ्रीलांसर्स की आवाज़ पहुँचती है, मुझ तक उनके मसाइल पहुँचते हैं, मुझ तक उनकी चीखें पहुँचती हैं, और मैंने ये जर्नी तय की है। फ्रॉम जीरो टू दिस पॉइंट फ्रीलांसिंग की सारी जर्नी तय की है, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी तय की है, इनोवेशन में हम लगे हुए हैं, हम काम कर रहे हैं, दुनिया में जाके अपने सिस्टम्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके फीडबैक ले रहे हैं। जब आप एक सिस्टम जाके किसी मुल्क में रिप्रेजेंट करते हो, रिसेंटली हमने एक सिस्टम कतर में प्रेजेंट किया, तो आई कैन नॉट टेल यू द इमोशंस जो उस वक्त हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों के देखे, और आई कैन नॉट टेल यू, मेरे पास शायद अल्फाज नहीं है कि जो भी कॉम्प्लीमेंट, जो भी कमेंट सुनने को मिला, वो इरफान मलिक या AIBN या ज़ेवन सॉल्यूशंस के लिए नहीं था, वो पाकिस्तान के लिए था। दे सी मी एज ए पाकिस्तानी। If I'm doing good, they will see me as a Pakistani. If I'm doing bad, they will see me as a Pakistani. If I'm successful, they will see me as a Pakistani. If I'm a loser, they will see me as a Pakistani. If I am standing on a stage and begging for help, they will see me as Pakistani. And if I am standing on a stage and presenting the IT solution, they will see me as Pakistani. At the end of the day, we are Pakistani. Let's empower Pakistani. इनको फैसिलिटेट करें, इनके लिए आसानियां पैदा करें, इनकी कैलकुलेशन करें, इनकी नीश को आइडेंटिफाई करें, सेगमेंटेशन करें, बजटिंग करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम बताएं, टेंजिबल रिजल्ट्स को एस्टिमेट करें, फिर उन रिजल्ट्स को पब्लिक के साथ शेयर करें। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। अगर हम ये नहीं करेंगे, वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। खुदा ना करे 8-10 साल बाद जब IT एक्सपोर्ट को हिट लगती है, 5 साल बाद, तो हम बड़ी आसानी से कह देंगे कि हमारे टेन्योर में तो ये $2.8 बिलियन था, इस टेन्योर में ये कम हो गया है क्योंकि ये हमारा टेन्योर नहीं है, इस वजह से ये कम हो गया। हम उस वक्त ये नहीं देखेंगे कि जो पॉलिसी पिछले 10 साल में बनती है उसका रिजल्ट अगले 10 साल में आता है और वो मौजूदा गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता। तो खुदा के लिए आज वो पॉलिसीज बनाएं जो आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को बेरोजगार होने से बचा लें। आई मे साउंड लिटिल इमोशनल, बट ट्रस्ट मी, बहुत से लोगों से डेली मिलता हूँ, बहुत से मैसेजेस आते हैं, बहुत से लोगों को जानता हूँ, डायरेक्ट इंटरेक्शन करता हूँ यूथ के साथ, समझ में आ रहा है। और जब मैं बजट पढ़ रहा था तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मुझे वो उम्मीद नज़र नहीं आई। माजरत के साथ, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट समवन जो प्रॉब्लम्स पे बात करता रहता। आई एम टेलिंग वट एवर आई एम टूडे, आई एम बिकॉज ऑफ दिस कंट्री एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास ये मुल्क है। बट एट द सेम टाइम हमें इन प्रॉब्लम्स पे बात करनी होगी, हमें इसको आइडेंटिफाई करना होगा। प्लीज़ इंडस्ट्री के सब्जेक्ट मैटर्स को उठाएं, उनके साथ बैठें, बजट से पहले एक कॉम्प्रीहेंसिव एनालिसिस करते उनके साथ, उनकी बात को सुनते समझते फिर बजट एलोकेशन करते। हम सिगरेट तक पहुंच जाते हैं, हम गाड़ियों तक पहुंच जाते हैं, हम पता नहीं कहाँ किस सेगमेंट को टच कर दिया, लेकिन जो आपकी बैकबोन है उसके लिए क्या किया? अगर किसी के पास भी इसका जवाब है तो प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं सुकून से सोच सकूं, अच्छा यार, आई वॉज रॉन्ग व्हेन आई वॉज रीडिंग द बजट, अच्छा ऐसा हुआ है, दैट्स ग्रेट, आई विल बी अ हैप्पी पाकिस्तानी, आई विल कम ऑन अ कैमरा अगेन एंड आई विल टॉक अबाउट द गुड पॉलिसीज। मैं पिछले कई दिनों से शोर मचा रहा हूं, जो 2000 मेगावाट बिजली आप लोगों ने डेटा सेंटर्स को और बिटकॉइन माइनिंग को एलोकेट किया, ये एक बेहतरीन इकदाम है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर डिफाइन करेगा, ये बहुत ही सेंसिबल कदम लिया गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मैं एक इवेंट पे था और स्टेज में मैंने बोला है कि यार ये जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका डिफेंस सिस्टम है, ये जो इनिशिएटिव ये आपको उतना ही इंपावर करेगा, ये उतना ही जरूरी है, वो बहुत बेहतरीन इकदाम है। ठीक है 2000 मेगावाट कोई बहुत बड़ी एलोकेशन नहीं है, बट राइट डायरेक्शन तो है। किसी ने सोचा तो सलाम है उस शख्स को जिसने आके ये सोचा, जिसने आके ये सजेशन दिया, जिसने ये अप्रूव किया। आई एम वेरी हैप्पी एज ए पाकिस्तानी, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन। बट एट द सेम टाइम जब मैं लोगों को देख रहा हूं, उनकी बात सुन रहा हूं, ट्रस्ट मी, डू नॉट टेक दिस $2.8 million फॉर ग्रांटेड, डू नॉट टेक दिस सक्सेस फॉर ग्रांटेड।
जब वक्त ठीक है, हालात ठीक हैं, उस वक्त पॉलिसी बना लें और ये सोचे बगैर बनाएं कि जब इनका रिजल्ट आएगा कौन उस वक्त गवर्नमेंट में होगा, कौन जिंदा होगा, कौन मर जाएगा। ये सोचे बगैर पॉलिसीज बनाएंगे तब ये बच्चे बेरोजगार होने से बचेंगे। इनफैक्ट हम इनोवेशंस की तरफ जाएंगे सर्विस प्रोवाइडर्स से। आई एम जस्ट शेयरिंग माई हम्बल ओपिनियन, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, प्लीज डू नॉट टेक इट एज ए क्रिटिसिज्म। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि ये बात सही लोगों तक पहुंचेगी। थैंक यू।